माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था बैड डेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको फर्दर बैड डेट्स दिए हैं और हमें न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है तो हम वो कैसे करेंगे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है और अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन को हमें कैसे कंपेयर करना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर इफ ओल्ड प्रोविजन इज गिवन दैट मीन्स कि वो अगर कोई प्रोविजन दिया है तो दैट मीन्स ओल्ड प्रोविजन दिया है और न्यू प्रोविजन हमें बाहर एडजस्टमेंट्स में दिया है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बैड डेट्स में हम ऐड फर्दर बैड डेट्स करते हैं, ऐड न्यू प्रोविजन करते हैं और लेस ओल्ड प्रोविजन करते हैं। और हमें ये भी देखना होता है कि फर्दर बैड डेट्स का और न्यू प्रोविजन का टोटल ओल्ड प्रोविजन से ज़्यादा है कि नहीं। अगर ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में दिया है इट इज़ ग्रेटर देन द टोटल ऑफ फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन, तो हम सारा एडजस्टमेंट पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हैं। जब हमने फाइनली डेटर्स से फर्दर बैड डेट्स लेस कर दिए तो हमारे पास वो अमाउंट बच के आया जो कि हमें डेटर्स से मिलना है। क्लियर? अब जो हमें डेटर्स से मिलना है वो फाइनली हमें वो अमाउंट मिलना है जो अगले अकाउंटिंग ईयर में फाइनल होगा। हमें अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगले अकाउंटिंग ईयर में पता चलेगा कि डेटर्स से हमें इतना अमाउंट फाइनल मिलना है आफ्टर रिड्यूसिंग फर्दर बैड डेट्स। सो अब हम डिस्काउंट क्यों देते हैं डेटर्स को? डेटर्स को डिस्काउंट देने का मतलब हमारा सिंपल ये होता है कि हम उन्हें एनकरेज कर रहे हैं कि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करें। प्रॉम्प्ट पेमेंट मीन्स वो जल्दी हमें पेमेंट कर दें, फिक्स पीरियड के दौरान पेमेंट कर दे। अगर मैंने कहा कि अगले 2 महीने में मुझे आपसे पेमेंट चाहिए तो उनको एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मैं क्या बोलूँगी? उनको मैं कुछ रिवॉर्ड दे दूँगी, कुछ बेनिफिट दे दूँगी, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दूँगी। तो बेसिकली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल जो इंसेंटिव और डिस्काउंट की फॉर्म में दे देते हैं कि अगर अगले 2 महीने में आपने हमें पेमेंट कर दी तो हम आपका कुछ अमाउंट कम कर देंगे या इस पर हम कुछ डिस्काउंट दे देंगे। तो ऑब्वियसली ये डिस्काउंट तो डेटर्स के लिए बेनिफिशियल हो गया, उनके लिए एडवांटेज हो गया, बट एंटरप्राइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो ये डिस्काउंट एक्सपेंस हो गया। सो बेसिकली ये रीज़न होता है, ये लॉजिक होता है बिहाइंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो एक प्रोविजन हमें उसके लिए भी क्रिएट करना होता है। प्रोविजन क्यों क्रिएट करना होता है? क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा एक्सपेंस है, हमारा लॉस है, तो अगले साल इस लॉस को कवर अप करने के लिए, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो इस लॉस को कवर अप करने के लिए हम एक प्रोविजन को क्रिएट करते हैं। सिमिलरली जैसे कि हम न्यू प्रोविजन को क्रिएट करते थे, तो ऐसे ही जब डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे हमें प्रोविजन क्रिएट करना है तो वो एडजस्टमेंट में दिया होगा आपको और एक फिक्स रेट पे दिया होगा। 2% पे करना है, 4% पे, 5% पे, ऐसे आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा और ये एडजस्टमेंट्स में होगा। अब देखते हैं कि अगर ये एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, सपोज यहाँ पे हमें दिया है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 10%। क्लियर? तो जो भी हमारे, सपोज मैं आपको पीएल में बता रही हूँ, हमने ये बैड डेट्स वाला 2 बैड डेट्स यहाँ लिख दिया। क्लियर? फिर हमने इसमें ऐड कर दिया फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स हमने यहाँ ऐड कर दिए। फिर हमने उसमें ऐड कर दिया न्यू प्रोविजन। ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया है कि ये हम यहाँ तक ऐड करके वैल्यूज को दिखाते हैं। क्लियर? अब डेटर्स वाली एडजस्टमेंट तो हमने यहाँ कर दी, ये हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड की बात कर रहे हैं। अब हमने ये एडजस्टमेंट पीएल अकाउंट की डेबिट साइड कर दी, क्योंकि अब डिस्काउंट की बात करिए तो अगेन डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज, तो ये डेबिट साइड आएगी। तो इसको हम टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स करके लिखेंगे एट द रेट 10% जो भी हमें दिया है। तो फाइनल वैल्यू जब इसकी यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू हम इसकी यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देंगे। क्लियर? और बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में कैसा होगा? बैलेंस शीट में भी डेटर्स की बात करें तो एसेट साइड ही जाएगा। तो डेटर्स से अगर हम ये डेटर्स की वैल्यू, इसमें हम लेस फर्दर बैड डेट्स कर दें क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है। अगर एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली हम लेस कर देंगे न्यू प्रोविजन। ठीक है? और यहाँ से अब यहाँ हम लेस करेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन
डेटर्स करके और फाइनल वैल्यू डेटर्स की हम यहाँ शो कर देंगे। तो आपने देखा क्या डिफरेंस है कि न्यू प्रोविजन तक तो हम इसमें ऐड करेंगे और लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन अगर दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। और अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट की अलग से एंट्री आएगी पीएल अकाउंट में डेबिट साइड, लेकिन बैलेंस शीट में हम उसी डिस्काउंट को डेटर्स से फाइनली लेस करेंगे और हमारे फाइनल डेटर्स यहाँ पे हम शो करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट बैड डेट्स। और बैड डेट्स के बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, ये जनरली एग्जाम में आपको पूछे लेंगे। क्लियर? तो हम इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले पीएल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स होंगे, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट डेबिट साइड होंगे तो हम डेबिट साइड ही कंसिडरेट करते हैं। पहले 2 बैड डेट्स दिए हैं, हाउ मच? 3600। क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है, फर्दर बैड डेट्स दिए तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स, हाउ मच? फर्दर बैड डेट्स इज 2000, तो ये आ गया 5600। अब यहाँ पे हमें प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स पे। ये देखिए, ये है 5% और ये है डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे 3%, ये है फर्दर बैड डेट्स। अब हमें प्रोविजन डाउटफुल डेट्स पे क्रिएट करना है तो वो भी हम ऐड कर देंगे, ऐड न्यू प्रोविजन हो जाएगा @5%। अब डेटर्स पे 5% क्रिएट होना है, अगर फर्दर बैड डेट्स नहीं दिए होते तो हम डेटर्स पे 5% क्रिएट कर लेते, बट बिकॉज फर्दर बैड डेट्स इज गिवन सो वी हैव टू डिडक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम डेटर्स from 2 lakh minus 2000 is 1,98,000 into 5%, so this is coming to 9900। ठीक है, इसको ऐड करेंगे हम, प्लस 5600, दिस इज कमिंग टू 15,500। क्लियर? नाउ ओल्ड प्रोविजन की भी बात हो रही है क्वेश्चन में। ट्रायल बैलेंस में क्लियरली दिया है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और क्रेडिट साइड दिया है, दैट मीन्स कि ओल्ड प्रोविजन की ही बात हो रही है। तो ओल्ड प्रोविजन मैंने बताया है तो लेस कर देंगे, वरना एज इट इज रहने देंगे, लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज 7500, सो दिस इज कमिंग टू 8000। तो 8000 फाइनल वैल्यू हमारी यहाँ आ गई। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सो आई टोल्ड यू इसकी नेक्स्ट सेपरेट एंट्री बनेगी टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स @3%। क्लियर? तो अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले डेटर्स की वैल्यू देखते हैं, उसमें से हमने लेस कर देना है फर्दर बैड डेट्स। सो दिस इज कमिंग टू 1,98,000। अब 1,98,000 में से हमें पता है कि हमने न्यू प्रोविजन भी क्रिएट किया, तो 1,98,000 माइनस 9,900, सो दिस इज कमिंग टू 1,88,100। 1,88,100 पे अब हमें 3% डिस्काउंट प्रोविजन पे क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसका 3% कितना हो गया? 5643। इज इट क्लियर? ये आपको समझ में आया कि हमने कैसे किया है? तो ये पूरा क्वेश्चन है शॉर्ट में जो आ सकता है एग्जाम में, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया है यहाँ पे। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फाइनली हमें जो न्यू प्रोविजन का अमाउंट है उसको डेटर्स के अमाउंट से लेस करना है, जो फाइनल अमाउंट आएगा उस पे हमें 3% क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक? अब ये एसेट पे है कैलकुलेशन, तो एसेट का देख लें, एसेट साइड देख लेते हैं। डेटर्स पे होगी, तो डेटर्स कितने हैं हमारे? 2 लाख। वहां बैड डेट से कर रहे थे हम सारे एडजस्टमेंट्स, अब यहाँ पे हम डेटर्स को पहले लिखेंगे, डेटर्स के साथ होंगे सारे एडजस्टमेंट। अब फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट्स में दिया था, तो फर्दर बैड डेट्स भी इसमें से लेस हो जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था।
कितने थे 2000, तो ये आ जाएगा 1,98,000। क्लियर। हमने न्यू प्रोविजन के एडजस्टमेंट में क्रिएट किया था, तो लेस न्यू प्रोविजन एट द रेट 5%। कितना आया था हमारा न्यू प्रोविजन जो हमने क्रिएट किया था, दैट वाज 9900। इसको आप लेस कर लेंगे तो 1,88,100। क्लियर। यहाँ तक तो हमने पहले भी कर लिया था, ये मैंने आपको पहले बता रखा था। अब जो नई चीज हमने जो आज देखी है, दैट वाज डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स की वैल्यू भी यहाँ से फाइनली लेस हो जाएगी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये शायद 5643 था, 5643। फाइनल आप इसे लेस करोगे, इट विल कम टू 1,82,457, 1,82,457। सो दिस इज योर आंसर। ये अपना फाइनल डेटर्स की अमाउंट निकल के आएगी जो हम बैलेंस शीट में नोट करेंगे। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको बैड डेट्स का ये जो एडजस्टमेंट है समझ में आया होगा। ये इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और ये अक्सर क्वेश्चंस में आ जाता है, तो अगर आएगा तो आई होप सो कि आपको इसका कंसेप्ट और इसके एडजस्टमेंट्स समझ में आ गए होंगे। अब बेसिकली क्या है कि इनिशियली बहुत सारे टैक्सेस हमारे गवर्नमेंट ने रखे हुए थे फॉर बिजनेस पर्सनस, फॉर बिजनेस। तो बहुत सारे टैक्सेस को अब क्या है, जैसे पहले सेल्स टैक्स था, वैट आया था, तो अब उन सारे टैक्सेस को क्लब करके एक कॉमन टैक्स बना दिया और उसका नाम रख दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्या मैं आपको बताती हूँ कि ये इनपुट आउटपुट के फॉर्म में कैसे आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। तो अगर हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी आपको पता है कि दो केसेस में, दो तरीके से जीएसटी की अकाउंटिंग होती है। तो अगर जीएसटी is paid and GST is collected। तो अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, तो अज्यूम करो कि आप बिजनेस रन कर रहे हो और आप एक बिजनेस पर्सन हो, तो आप किस तरीके से जीएसटी की अकाउंटिंग करोगे और कंसीडर करोगे टैक्स को। तो एक तरफ तो आप जीएसटी पे कर रहे हो किसको, गवर्नमेंट को, और एक तरफ जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो किनसे, कस्टमर से। क्लियर। तो अगर जीएसटी इज पेड, तो किस पे जीएसटी पे कर रहे हो, जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ, या तो गुड्स होंगे या एसेट्स होंगे, और या तो आप कोई एक्सपेंसेस इनकर कर रहे होंगे। ठीक है। तो दो बातें समझ में आ गई, एक होता है जीएसटी पेड बाय अ बिजनेस पर्सन, एक होता है जीएसटी कलेक्टेड बाय अ बिजनेस पर्सन। जीएसटी जब पे कर रहे हो तो परचेज कर रहे हो, परचेज कोई दो चीजें कर सकते हैं हम, गुड्स और एसेट्स। यहाँ गुड्स और एसेट्स की बात हो रही है और एक्सपेंसेस पे जीएसटी लगता है। अब अगर हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, तो जीएसटी इज कलेक्टेड ऑन सेल्स ऑफ अगेन गुड्स, एसेट्स और इनकम अर्न। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। आप सेल कर रहे हो जीएसटी, या तो गुड सेल कर रहे होगे, एसेट सेल कर रहे होगे, या कोई इनकम अर्न कर रहे होगे, उस पर भी जीएसटी लगती है। तो अब थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आए कि जीएसटी की अकाउंटिंग किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स में होती है। एक पेमेंट होती है, एक कलेक्शन होती है, एक परचेज होती है, एक सेल्स होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम जीएसटी पे कर रहे हैं, तो हम परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट कर रहे हैं या इंटर स्टेट कर रहे हैं। तो पहले हम विद इन स्टेट की बात कर लेते हैं कि विद इन स्टेट ही परचेज कर रहे हैं, विद इन स्टेट ही सेल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है। अगर बिटवीन द स्टेट्स ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उस पर आईजीएसटी लगता है, और अगर विद इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो उस पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। क्लियर। वो अभी मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी। अच्छा, विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं तो दो तरीके के जीएसटी अकाउंटिंग में होती है। एक होता है इनपुट सीजीएसटी और दूसरा होता है इनपुट एसजीएसटी।
CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो बेसिकली क्या होता है, जीएसटी का रेट क्या होता है, 12% होता है, 18% होता है, 5% होता है। तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहेगा कि किसी परचेज पे सीजीएसटी लग रहा है एट द रेट सपोज 6% और एसजीएसटी लग रहा है एट द रेट 6%, ठीक है। तो सेंटर के पास 6% होता है, स्टेट के पास 6% होता है, तो दोनों का कंबाइंड टोटल 12% हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपने कोई एसेट को परचेज किया और उस पर सीजीएसटी लगा 6% और एसजीएसटी लगा 6%। अब समझ में आया कैसे होता है। ओवरऑल 12% भी हो सकता है, 18%। अगर 18% होगा तो क्वेश्चन में आपको उसका 18% का बाइफरकेशन दिया होगा, 9% भी होता है, ये 9% भी होता है। क्लियर। अब थोड़ा सा पता चला कि 9% सेंटर के पास होता है, 9% स्टेट के पास होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम परचेज की बात कर रहे हैं और यहाँ पेड लिखा है, यानी कि जीएसटी की पेमेंट हो रही है, परचेजेस हो रहे हैं, तो इनपुट वर्ड आएगा, ये यहाँ से ध्यान रख लेना, क्योंकि आगे ये इनपुट आउटपुट ही चलेगा और फिर कंफ्यूजन हो जाएगी अगर ये नहीं क्लियर नहीं हुआ तो। अब जैसे परचेज में हम विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं, ऐसे हम स्टेट पे विद इन स्टेट, सेल्स पे विद इन स्टेट की बात करेंगे, एक ही स्टेट में हम अपने गुड्स को सेल ऑफ कर रहे हैं। तो अगर कलेक्शन की बात आती है और कलेक्शन की बात आती है तो क्या होता है, और सेल की बात आती है तो हो गया आउटपुट सीजीएसटी और हो गया आउटपुट एसजीएसटी। सीजीएसटी यहाँ भी है, एसजीएसटी यहाँ भी है, सीजीएसटी यहाँ है, एसजीएसटी यहाँ है, बस डिफरेंस कहाँ हो गया, इनपुट और आउटपुट का हो गया। आपको ये ध्यान रखना है, ये कलेक्शन हो रहा है और ये सेल्स हो रही है, तो ये आउटपुट हो गया। क्लियर हो गया, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। मींस इनपुट आउटपुट करके ट्रायल बैलेंस में इनके अमाउंट देंगे कि इनपुट सीजीएसटी 50,000, इनपुट एसजीएसटी 20,000, ऐसे करके ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। हम फर्दर क्वेश्चंस भी इस पे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ बाइफरकेशन इस तरीके का होता है, यहीं से ये चीज़ें सारी निकल के आती है। क्लियर। अब एडजस्टमेंट की बात होती है अगर अकाउंटेंसी में, तो हम इनपुट को एडजस्ट करते हैं आउटपुट के अगेंस्ट, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। इनपुट इज एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करेंगे या आउटपुट और इनपुट को कंपेयर करेंगे। अब कैसे कंपेयर करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। दो कंडीशन होती हैं जो दोनों आपको याद करनी पड़ेंगी। इफ सपोज पहले हम सीजीएसटी का एग्जांपल ले लेते हैं, इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। अगर सीजीएसटी को कंपेयर कर रहे हैं तो उसका इनपुट और आउटपुट ही कंपेयर करना है। ऐसा नहीं कर लेना कि सीजीएसटी का आउटपुट कंपेयर कर रहे हो और इनपुट एसजीएसटी का कर दिया, वो गलत हो जाएगा। सीजीएसटी को कंपेयर कर रहे हो तो उसी का इनपुट और उसी का आउटपुट, एसजीएसटी का कंपेरिजन हो रहा है उसी का इनपुट उसी का आउटपुट। क्लियर। तो पहले हम सीजीएसटी की बात कर लेते हैं। इफ इनपुट CGST is greater, यहाँ ध्यान रखना, if input CGST is greater than output CGST, तो इसे कैसे इंटरप्रेट करोगे? अगर हमने इनपुट CGST यानी कि अगर हमने गवर्नमेंट को GST या GST समझ लेते हैं टैक्स, अगर हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, वो ज़्यादा पे करा और कस्टमर से कम कलेक्शन किया, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा पे कर दिया, मीन्स गवर्नमेंट को जितना पे किया वो ज़्यादा है और कस्टमर से जितना कलेक्ट किया वो कम है। तो इसका जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है इफ इनपुट सीजीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट सीजीएसटी द बैलेंस। अब अगर एडजस्टमेंट हो रहा है तो बैलेंस ही निकलेगा, मतलब इनपुट सीजीएसटी को लेस कर दोगे आउटपुट से, आउटपुट को उससे लेस कर दोगे, डिफरेंस हम निकालेंगे। तो द बैलेंस इज on asset side of बैलेंस शीट। और इसको हम क्या अज्यूम करते हैं, हम इसको ये लेके चलते हैं कि हमने प्री पेमेंट कर दी गवर्नमेंट को, इसको हम प्री पेमेंट अज्यूम करके चलते हैं, तभी ये हमारा एसेट होता है इस फाइनेंशियल ईयर का।
क्लियर। अब समझ में आया कि अगर हमने परचेजेस करी तो सरकार को जीएसटी दिया होगा। अब अगर इनपुट सीजीएसटी ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा है, यानी कि सरकार को हमने कुछ ज़्यादा ही पे करा जीएसटी के या सीजीएसटी के तौर पे, और जो हमारी आउटपुट सीजीएसटी थी वो कम थी, मीन्स हमारी सेल्स कम हुई, हमने कस्टमर से कुछ कम ही कलेक्ट किया। तो अगर हम सरकार को ज़्यादा जीएसटी पे कर रहे हैं और खुद कम कलेक्ट कर रहे हैं तो वो काइंड ऑफ प्री पेमेंट हो जाती है। कंसिडर करते हैं कि भाई सरकार को जो हमें देना था वो हमने दे दिया, उससे हमारी छुट्टी हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमें कोई ऐसे कोई टेंशन नहीं होती कि हमारा इतना जीएसटी और बचा है, इतना टैक्स और बचा है। भाई इस साल के लिए हमने ज़्यादा परचेज की, ज़्यादा सरकार को पे कर दिया, और ये तो हमारा कम था ही। तो जो बैलेंस आएगा उसको हम एसेट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसे एज अ प्री पेमेंट कंसिडर करते हैं कि हमने गवर्नमेंट को टाइम से अपना टैक्स पे कर दिया, तो इसलिए वो एसेट होता है हमारे फाइनेंशियल ईयर का, इस मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें भी आप अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करते हो। क्लियर। और अगर ये चीज उल्टी हो गई, ये तो थी पहली कंडीशन, और अगर ये चीज उल्टी हो गई कि इफ आउटपुट सीजीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट सीजीएसटी, उस केस में क्या होता है, जो बैलेंस होता है, बैलेंस इज shown on liability side ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि हम इसे कंसिडर करते हैं, इसको हमने कर दिया प्री पेमेंट, इसको हम कंसिडर करते हैं अमाउंट पेबल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर आउटपुट जीएसटी यानी कि आपने जो कस्टमर से कलेक्ट किया, अगर वो टैक्स का पेमेंट आपका ज़्यादा है और सरकार को आपने उसको कंपैरेटिवली कम पे किया है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या होता है कि जो बैलेंस निकल के आता है उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अभी हमें उतना अमाउंट या उतना बैलेंस सरकार को अभी भी हमें पे करना है, तो ये आखिरी में ही निकलता है। तो आखिरी में निकलता है यानी कि हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में से पे करेंगे, इसलिए इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये जो बैलेंस होता है वो लायबिलिटी बन जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये पे ऑफ करना है। अगर हमने यहाँ ज़्यादा कलेक्ट किया, यहाँ सरकार को कम पे करा, तो बैलेंस जो होगा वो लायबिलिटी साइड जाएगा, क्योंकि हम उसे कंसिडर करते हैं कि हमें इतना अमाउंट अभी और पे करना है। तो बेसिकली अगर ट्रायल बैलेंस में इनपुट आउटपुट करके दिया, देंगे ही, और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि एसजीएसटी है, सीजीएसटी है, इनपुट है, आउटपुट है, कहाँ जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ऐसा कोई डेबिट क्रेडिट करके आपको कुछ नहीं दे रखेगा, सिंपल वो आपको अमाउंट्स दे देंगे। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कि इनपुट का क्या मतलब है, आउटपुट का क्या मतलब है, ये दो कंडीशंस को ध्यान में रखना। अगर ये दो कंडीशंस ध्यान में है तो जो बैलेंस होगा उसकी साइड कभी भी गलत नहीं होगी। मतलब एसेट साइड लिखना है तो आप लायबिलिटीज ना लिखो, लायबिलिटीज लिखना है तो एसेट ना लिखो, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और सेम यही एडजस्टमेंट एसजीएसटी के साथ भी होता है। यहाँ हमने सीजीएसटी की बात करी, ऐसे ही एसजीएसटी को हम कंपेयर करते हैं उसका आउटपुट और इनपुट। तो अगर इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली वो एसेट साइड जाएगा उसका बैलेंस, और अगर सेकंड वाली कंडीशन हो गई तो लायबिलिटी साइड जाएगी। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये थोड़ा जीएसटी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ये इनपुट आउटपुट क्या होता है, क्योंकि आगे इसी तरीके से सवाल आएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपको और ध्यान में रखनी है वो ये है कि वेजेस और सैलरीज पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता, मीन्स सरकार उस पर टैक्स नहीं लेती। तो क्वेश्चन में अगर जीएसटी दे रखा है, वेजेस एंड सैलरीज दे रखी हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग ऑन वेजेस एंड सैलरीज। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे ही जीएसटी कैलकुलेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस पे नहीं होता। इनकम की बात करें तो एक्रूड इनकम पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, अनअर्न्ड इनकम पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। क्लियर? तो आपको एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखनी कि एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है, इनकम्स में एक्रूड और अनअर्न्ड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे जीएसटी कैलकुलेशन होगी, प्रीपेड पे नहीं होगी, इनकम पे एक्रूड पे होगी, अनअर्न्ड पे नहीं होगी। तो ये जीएसटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस थी, रीजंस थे, एडजस्टमेंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है, और फर्दर इनके बेसिस पे अब हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।